नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी विदेश नीति की जो किसी बिजनेस डील से कम नहीं है। एक ऐसी पॉलिसी जो डिप्लोमेसी और समझौतों से ज्यादा सीधे सीधे मालिकाना हक यानी ओनरशिप पर यकीन रखती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रीनलैंड और वेनेजुएला जैसे देश एक ग्लोबल चेसबोर्ड पर सिर्फ मोहरे बन गए हैं, जहां खेल अब सिर्फ दबदबे का नहीं बल्कि संसाधनों पर कब्जे का हो गया है। तो चलिए शुरुआत सीधे इसी बयान से करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हम रूस या चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करने दे सकते। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस तनाव और उस मकसद को साफ साफ दिखाती है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। इससे पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ। तो आज हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये रिसोर्स पर आधारित फॉरेन पॉलिसी आखिर है क्या। फिर हम आर्कटिक की बर्फीली दुनिया यानी ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि उसे खरीदने की बात क्यों हुई। उसके बाद हम सीधे वेनेजुएला के तेल के कुओं तक जाएंगे और वहां कंट्रोल की कहानी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस ग्लोबल ऑयल गेम में और कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये सब एक नई दुनिया की शुरुआत। तो इस पूरी सोच का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स को एक रियल एस्टेट डील की तरह देखा जा रहा है। ये एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जहां नेशनल सिक्योरिटी किसी लीज या समझौते से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर सीधे सीधे मालिकाना हक से तय होती है। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 4 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उन जगहों की पहचान करो जो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, ये पक्का करो कि रूस और चीन जैसे दुश्मन वहां तक न पहुंच पाएं। तीसरा, तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बनाओ। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, किराए पर लेने या समझौता करने की बजाय सीधे मालिक बन जाओ। यही वो सोच है जो हमें आगे की घटनाओं को समझने में मदद करेगी। तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी पर चलते हैं, ग्रीनलैंड। और ये सिर्फ जमीन खरीदने का मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी रणनीतिक चाल थी। और अब हम देखेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया। तो सवाल उठता है कि पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड ही क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप मैप पर देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच एक ब्रिज जैसा है। इसीलिए ये आर्कटिक में मिलिट्री की निगरानी के लिए एक परफेक्ट जगह है, जहां से रूस और चीन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। और तो और, इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे छिपा है रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल और गैस का बहुत बड़ा खजाना, वो मिनरल जो आज हमारी टेक्नोलॉजी के लिए सांस की तरह हैं। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है, समंदर में नए रास्ते खुल रहे हैं। और जाहिर है, जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो इन रास्तों का भी बादशाह होगा। और जिस तरह से इस डील को करने की कोशिश की गई वो तो और भी कमाल का था। रिपोर्ट्स की माने तो ये कोई ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं थी। ऑफर ये था कि ग्रीनलैंड के हर नागरिक को अमेरिका में शामिल होने के लिए $1 लाख तक दिए जाएंगे। सोचिए जरा, ये एक देश को खरीदने का ऑफर था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदती है और सीधे उसके शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़, कह सकते हैं, इस एक बयान में छिपा है। जब यह सवाल उठा कि अमेरिका का तो वहां पहले से ही मिलिट्री बेस है, तो फिर पूरा कब्जा क्यों चाहिए? तो जवाब मिला, जब हम मालिक होते हैं तो हम उसकी रक्षा करते हैं। लीज की रक्षा उस तरह नहीं की जाती। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि मकसद कुछ वक्त के लिए वहां रहना नहीं था, बल्कि परमानेंट और पूरा मालिकाना हक हासिल करना था। अब ग्रीनलैंड से चलते हैं वेनेजुएला। यहां की कहानी और भी सीधी है और भी डायरेक्ट। यहां दांव पर था दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार, और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां जो कदम उठाए गए वो बहुत ही निर्णायक थे। वेनेजुएला के तेल की ये लड़ाई, अरे ये तो दशकों पुरानी है। 1976 में वेनेजुएला ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पूरी ऑयल इंडस्ट्री पर खुद का कंट्रोल कर लिया और विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कई दशकों बाद 2019 में अमेरिका ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। और फिर कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि 2 जनवरी 2026 को एक अमेरिकन ऑपरेशन के जरिए राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया। अच्छा, इस कहानी में एक नाम बार बार सुनने को मिलेगा, PDVSA से, यानी पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला। ये है क्या? ये वेनेजुएला की सरकारी तेल और गैस कंपनी है जिसे 1976 में बनाया गया था। अमेरिकी हस्तक्षेप की रिपोर्ट्स आने से पहले तक सारा तेल इसी कंपनी के कंट्रोल में था। तो सवाल उठा कि अमेरिका का ये सीधा कंट्रोल वेनेजुएला पर कितने वक्त तक रहेगा? तो रिपोर्ट के मुताबिक जवाब मिला, ये काफी लंबा समय होगा, शायद सालों तक।
यह बयान इस प्लान के लॉन्ग टर्म इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है कि ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था। तो जो रिपोर्टेड प्लान था वो बिल्कुल साफ था, क्रिस्टल क्लियर। अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा और आने वाले कई सालों तक उसके बड़े बड़े भंडारों से तेल निकालेगा। इस पूरे ऑपरेशन का आखिरी मकसद यही बताया गया। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी नई व्यवस्था का दुनिया पर क्या असर हुआ और इसमें कौन सी बड़ी कंपनियां और देश शामिल हैं। क्योंकि ये खेल सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिकी पॉलिसी का ग्लोबल एनर्जी ट्रेड पर कितना सीधा असर होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत। ये चार्ट देखिए। प्रतिबंधों से पहले 2018 में भारत वेनेजुएला से काफी तेल खरीदता था, जैसा कि आप इस पहले बार में देख सकते हैं। जैसे ही प्रतिबंध लगे 2020 तक ये इंपोर्ट लगभग 0 हो गया और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी निगरानी में ये व्यापार फिर से शुरू होने की उम्मीद है। और जैसे ही वेनेजुएला में गेम बदला, दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां भी अपनी चालें चलने लगी। एक तरफ एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनी अभी भी संभल कर चल रही है और कह रही है कि ये फिलहाल निवेश के लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शेवरॉन ने साफ कर दिया है कि वो निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस बीच भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कथित तौर पर इस खेल में शामिल होने की तैयारी कर रही है और तेल खरीदने के लिए अमेरिकी अप्रूवल का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये है कि पैसा कैसे बनेगा। इसका भी एक फॉर्मूला है। रिपोर्टों के अनुसार एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बनाया गया है। तेल से जो भी मुनाफा होगा उसे वेनेजुएला, अमेरिका और निवेश करने वाली कंपनियों के बीच बांटा जाएगा। ये जियोपॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट फाइनेंस का सीधा सीधा मेल है। तो क्या ये सब वाकई एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा है? एक ऐसी दुनिया जहां फॉरेन पॉलिसी को मुनाफे और घाटे के तराजू पर तौला जाता है। चलिए ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के इन केस स्टडीज से जो सबक मिले हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो इस ओनरशिप डॉक्ट्रिन या कहें मालिकाना हक के सिद्धांत से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जियोपॉलिटिक्स को अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखा जा रहा है। दूसरी, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब अब सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं बल्कि रिसोर्सेज पर सीधा कंट्रोल है। तीसरी, रूस और चीन जैसे दुश्मनों को रोकना इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक मेन मकसद है। और चौथी और शायद सबसे अहम बात कि किसी स्ट्रैटेजिक एसेट को हासिल करने के लिए पुराने दोस्तों और पारंपरिक गठबंधनों को भी पीछे छोड़ा जा सकता। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब जियोपॉलिटिक्स को एक बिजनेस डील की तरह चलाया जाने लगे तो आखिर में मुनाफा किसका होता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।